हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, पढ़ाई सब बेहतरीन, खतरनाक। हाँ, बहुत दिनों से मैं एब्सेंट चल रहा था। अब एब्सेंट हो जाते हैं तो मैं क्या करूं? तुम लोग इतने वर्क ही हमें दे देते हो कि हमें एब्सेंट करना पड़ जाता है। क्लासेस कुछ बढ़ाने का शेड्यूल चल रहा है। देखिए, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपकी क्लासेस और बढ़ाई जाएंगी। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइव क्लासेस की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आपके साथ लाइव मुलाकात हो हमारी आपकी। लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। आप अपनी बातें कह पाओगे, मैं अपनी बातें कह पाऊँगा। देखो, जब एक दूसरे की बातें हम लोग शेयर कर पाएंगे ना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तब एक दूसरे से जुड़ेंगे, दिल से दिल जब हमारे जुड़ेंगे तभी हम लोगों का जो ये सफ़र है ये सुहावना होगा और बेहतरीन होगा, और उसके बाद एक सफलता होगी हमारे हाथों में। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय आपके साथ, रोज़ सुबह 8 बजे 10 का डोज, वो क्लास रुकने वाली नहीं है। हो कुछ भी जाए, 10 का डोज चलता रहेगा। इधर 4-5 दिनों से डिस्टर्ब हुई, कोई बात नहीं, फिर से हम 10 के डोज को फिर से एक लय देते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात करते हैं, खतरनाक प्रश्नों के साथ, एक उसी अंदाज में, खतरनाक अंदाज में ना। चलिए, पहला प्रश्न CHSL 2022 का, बिल्कुल उसी अंदाज में फिर से शुरुआत देते हैं। 10 के डोज को एक नए सफ़र की ओर बढ़ाते हैं। ये सफ़र जारी रहेगा तब तक जब तक आप लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाता। रिजल्ट आएगा अच्छा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहला प्रश्न CHSL 2022 में आया। यहाँ पे लिखा है 62 गुणे 62 गुणे 62, फिर लिखा है -3 गुणे 62 गुणे 22, फिर लिखा हुआ है 62 गुणे 62 गुणे 22, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए था, ठीक। फिर माइनस का 22 गुणे 22 गुणे 22, और भाग करना है किससे? 8 गुणे 8 गुणे 8 से। तो आप एक बात को समझना मेरी भैया, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ा आपने? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो पढ़ा। अगर हम एक इसका और सुंदर सा रूप दें, हमने एक रूप दिया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इसी को थोड़ा सा और सुंदर सा रूप दिया जाए, थोड़ा सा और सुंदर बनाया जाए, तो अगर हम इसी को थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का इस 3ab का मल्टीप्लाई a में करेंगे, तो a का जब a में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बनेगा, मतलब ये बाबू बन जाएगा 3a स्क्वायर b बन जाएगा। फिर इस 3ab का मल्टीप्लाई हम b में करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह लगेगा प्लस का, b में b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब ये एक थोड़ा सा सुंदर सा रूप आ गया इसका, थोड़ा सा है इसको और सुंदर सा रूप दिया। अब समझिएगा, सुनते चलो बस। अब जो ये वाला पोर्शन लिखा है, ये देखिए 62 का क्यूब लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा है 62 का क्यूब, माइनस क्या लिखा हुआ है 3 62 का स्क्वायर इंटू 22, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 3 22 का स्क्वायर इंटू 62, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 22 का क्यूब, बटे में लिखा हुआ है आपका 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बात समझिएगा भैया, अगर हम इस 62 को a कह दें कि ये 62 हमारा a है, और जो ये 22 है, ये 22 है, हम इसको कह दें b है। समझिएगा, जो 62 है हमने उसको a कह दिया और 22 को हमने b कह दिया, तो 62 यहाँ 3 टाइम्स आया है, तो ये क्या बन गया 62 का क्यूब बना, मीन्स ये क्या बना a क्यूब बना। तो देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है a क्यूब,
ए क्यूब लिखा है। फिर क्या आता है माइनस का बी क्यूब, तो माइनस का बी क्यूब, देखिए माइनस का ये जो है हमने 22 को बी कहा है, 22 का बी कहा, 22 को हमने बी कहा। 22 कितनी बार आया 3 बार, तो ये मतलब 22 का क्यूब, तो देखिए माइनस का 22 का क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ। फिर क्या आता है माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो माइनस का 3, ये देखिए a आपने 62 को कहा है, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो देखो 62 का स्क्वायर, और b को क्या कहा आपने 22, तो देखो 22। फिर आप आता है प्लस का 3ab स्क्वायर, तो ये देखिए लिखा प्लस का 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब इसी को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 62 माइनस 22 का होल क्यूब बटे में 8 गुणे 8 गुणे 8। ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको छोड़ के जो लिखा हुआ है वो a माइनस बी का होल क्यूब को ओपन करके लिख दिया गया। मतलब 62 माइनस 22 का होल क्यूब को जब आप ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो 62 माइनस 22 का मतलब 40, और 40 का क्यूब बटे 8 गुणे 8 गुणे 8। 40 को आप लिखोगे 3 बार, क्यूब है 40 गुणे 40 गुणे 40 बटे में 8 गुणे 8 गुणे 8, काटोगे 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो भैया आंसर कितना आएगा 125। CHSL 2022 का प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा है, बस फॉर्मूला बेस है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ये कह सकते थोड़ा सा अच्छा है, बहुत खूबसूरत नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न शायद खूबसूरत हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वाकई में कह रहा है ए एक कार्य को 88 दिनों में, ऊपर कह रहा है ए एक कार्य को 86 दिनों में, मतलब ये 86 है, ठीक है। ए एक कार्य को 86 दिनों में कर सकता है, बी 129 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को अकेले 172 दिनों में कर सकता है। यदि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया, यदि वे इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। बहुत ही बेहतरीन, UPSI 2022। थोड़ा सा छोटा करते हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए समझते चलना भैया, बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा। ए एक कार्य को 86 दिनों में करता है, और बी एक कार्य को 129 दिनों में करता है, और सी एक कार्य को 172 दिनों में करता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो ये लोग कार्य कर रहे हैं 86 दिनों में, 172 दिनों में, 129 दिनों में, वो कार्य कितना है, वो कार्य कितना है, क्या कार्य कर रहे हैं, ये तो पहले पता होना चाहिए। पहले मुझे ये पता हो कि मुझे करना क्या है, पहले मुझे ये पता हो मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे अगर ये कोई कार्य पूरा कर रहे हैं तो ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, ठीक। ये जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को निकालने के लिए पहले आप इन तीनों का LCM ले लीजिए। LCM लीजिए 86 का, 129 का और 172 का। सबसे पहले इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से करिए, कुछ कट रहा है, ये तो कटेगा नहीं, ये 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9, ये कटेगा, तीनों 25 15 नहीं कटेगा। अब इसको आप 43 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 43 दूना 86, ये 43 से करना 43, ये 4 3 12 और 4 चौको 16, ये 4 बार में कटेगा, ये 2 1 नम 2 और 2 दूनी 4, ये 2 1 नम 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 3 12, मतलब 43 गुणे 12, 12 3 36 का 86 लगेगा 3, 12 चौको 48, 3 51, मतलब इसका जो LCM आएगा वो आ जाएगा 516, 516 आ जाएगा। भैया LCM के साथ साथ आपने जिन संख्याओं का गुणा करके लिखा है ना उसको भी लिख लेना, शायद वो भी काम आए। 43 गुणे 12,
43 गुणे 12 का जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है वो 516 इसका एलसीएम है। मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क है वो क्या है, 516 है। इसी कार्य को हमें करना है और टोटल वर्क को हम टोटल मनी मानते हैं। भैया थोड़ा सा जो इसकी यूनिट है ना थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन में समय लगेगा ही लगेगा। हम कितना भी फास्ट समझाएं ना थोड़ा सा टाइम आपका जरूर जाएगा, कैलकुलेशन है इसमें। आइए अब सबसे पहले 86 से जब आप इसको भाग दोगे तो आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। फिर जब 129 से इसको भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 ना। जब 172 से इसको भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3, ठीक। मतलब आप 516 को सबसे पहले 86 से भाग दोगे तो आपको A की कैपेसिटी मिल जाएगी। भैया ये जो कैपेसिटी है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो उन्होंने वर्क एंड टाइम पढ़ रखा वो इसको अच्छे से समझ में पा रहे होंगे बाखूबी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी समस्या रहेगी, क्योंकि पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना एक ही प्रश्न में, फिर पूरी बातों को समझाना तो मतलब 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं 10 का डोज हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं ना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे जब 86 से 516 को भाग करोगे तो A की कैपेसिटी आ गई 6, B 129 से जब 516 को भाग करोगे तो B की कैपेसिटी आ गई 4, जब 516 को 172 से भाग करोगे तो C की कैपेसिटी आ गई 3। जब तक सबकी कैपेसिटी नहीं आएंगे आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। हमारे पास 516 रुपए हैं जिसे हमें खर्च करना है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 516 रुपए हैं जिसे हमें खर्च करना है। और A एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है, B एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है, C एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है। ये इनकी कैपेसिटी है। हमारी जितना क्षमता होगा हम उतना ही खर्च कर पाएंगे। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, अपनी कैपेसिटी के ज़्यादा आप अनाज नहीं खा सकते, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप घूम नहीं सकते। जितनी आपकी क्षमता होगी आप उतना ही काम करोगे। अपनी कैपेसिटी के ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, जितनी क्षमता होगी आप उतने ही घंटे पढ़ोगे ना। चलिए अब जो 516 रुपए खर्च करना है उसे खर्च कैसे करते हैं उसने बता रखा है। यदि पहले दिन A अकेले कार्य किया, मतलब पहले दिन A ने अकेले रुपए खर्च किया। अब बात समझिएगा, एक तरफ दिन लिखिएगा और एक तरफ खर्च लिखिएगा। पहले दिन A अकेले आता है, एक दिन कार्य करता है। A एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, 6 रुपए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन B और C, दूसरे दिन कौन आता है, B और C आता है। ये एक दिन में B और C कितने रुपए खर्च करेंगे, 6 + 4 10 रुपए। मतलब जो उनकी कैपेसिटी होगी वही तो खर्च करेंगे। सॉरी क्या, B + C, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, B + C मतलब 4 3 7। फिर कौन आता है, तीसरे दिन A और C आते हैं। तीसरे दिन कौन आते हैं, A और C आते हैं। एक दिन में A और C 6 3 9। जब A और C मिलके खर्च करेंगे तो A एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है, C भी एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है। अगर दोनों एक ही दिन रुपए खर्च कर रहे हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे, 9 रुपए खर्च करेंगे। ये कैपेसिटी का खेल है, ठीक। अब हमें पता चल गया कि 3 दिन में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 9 6 15 7 22 रुपए खर्च हो जाएंगे। हमें खर्च कितने करने हैं, 516 रुपए खर्च करने हैं। बहुत खतरनाक प्रश्न है। अब हमें 516 रुपए खर्च करने हैं तो हमें 516 के पास पहुंचना है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हम 516 के पास पहुंच जाएं, बताइए जल्दी से बोलिए, कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए। 24 से किया जाए, 24 से देखिएगा, 24 दूना 48 का 8 हाथ से लगेगा 4, 24 दूना 48 4 52 ज़्यादा हो जाएगा। 23 से करो, 23 दूना 46 का 6 हाथ से लगेगा 4, 23 दूना 46 4 50। सही है। देखिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें 516 रुपए ही खर्च करना है, क्योंकि हमारे पास जितने रुपए होंगे हम उतने ही खर्च करेंगे, ठीक है। चलिए अगर इसमें 23 से गुणा करते हो तो 23 दूना 46 का 6 हाथ से लगेगा 4 और 23 दूना 46 4 50। जब 23 से इधर गुणा करें तो 23 से इधर भी गुणा करना होगा आपको। 23 3 69 दिन में आपने 506 रुपए
खर्च कर दिए। आपको खर्च कितने करने हैं? 516। ठीक है, अब अगले दिन ए आता है, मतलब एक दिन और खर्च किया ए ने, कितने रुपए? 6 रुपए। मतलब अब आपने 70 दिन में खर्च कर दिया कितने रुपए? 512 रुपए। आपको खर्च कितना करना है? 516। जब 516 रुपए में से 512 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने? 4 रुपए। अब ए ने अगले दिन खर्च कर दिया, अब इसके अगले दिन कौन आएंगे? बी और सी आएंगे। बी और सी आएंगे। बी और सी एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? 7 रुपए। लेकिन आपके पास रुपए कितने बचे? 4। आपके पास रुपए हैं 4 और दोनों मिलके खर्च करते हैं 7। तो जब 7 रुपए नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस इसके नीचे बटे 7 लगा देना और कह देना रुपए खर्च हो गए, क्योंकि पूरा दिन नहीं लगेगा। जब 7 रुपए होते तब तो पूरा दिन लग जाता खर्च करने में, लेकिन आपके पास 4 ही रुपए हैं और दोनों एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हैं। जब पूरे रुपए ही नहीं है तो पूरा दिन नहीं लगेगा, तो जो वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना शेष रुपयों को। यहाँ पे 70 दिन लगे थे और 4/7 दिन और लगा, तो आंसर आ गया 70 सही 4/7। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, हम ये कह सकते हैं। खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन यूपीएससी ने इस बार जो ज़बरदस्त कैलकुलेशन दे रखा है पेपर में ना, मतलब इतना कैलकुलेटिव पेपर बना दिया था कि कैलकुलेशन में बच्चा हिल गया। इतना खतरनाक कैलकुलेशन, मतलब विश्वास के बाहर है कि यार इस तरह का कैलकुलेशन बच्चा करते करते परेशान हो जाए पेपर में। और कोई एक क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे पेपर में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन से ऐसे में कोई बचने का तरीका भी उसने नहीं छोड़ा कि आप बिना लगाए लगा पाओ। इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बेटा वर्क एंड टाइम की क्लास हमारी ऑनलाइन में 8 बजे चलती है शाम को, वो भी देखते चलो जिससे सब कुछ समझ में आए। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सब कुछ। आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब बच्चे जो नए बच्चे होंगे ना, उनको इस प्रश्न को समझने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अगर वर्क एंड टाइम पढ़ नहीं रखा ना तो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ठीक है, उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यूपीएससी 2022। यूपीएससी 2022 ने तो पेपर में आग लगा रखी थी, सच बता रहा हूँ, मतलब इतना खतरनाक पेपर बना दिया था यूपीएससी 2022 ने। 17 का पेपर तो उसका खतरनाक था ही, और 22 का उसने और ख़तरनाक बनाया। जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मतलब सच में एक छोटी सी आपसे बात कहनी थी कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक मेरी छोटी सी लाइन को याद रखना हमेशा कि आपको जॉब कब और कैसे मिलेगी। कर्म या मेहनत का फल, कर्म या मेहनत का फल इंसान को वैसे ही ढूंढ लेता है। कर्म या मेहनत का फल इंसान को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। अगर आपने मेहनत किया तो जॉब आपको वैसे ही ढूंढ लेगी जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आप मेहनत करो जॉब मिलेगी। जॉब आपके पास ढूंढते हुए आएगी कि वो बंदा कहाँ है जो रात दिन संघर्ष कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। हम उसी के पास जाएंगे जिसने रात दिन एक करके सिर्फ पढ़ाई की है। आप सब कुछ छोड़ दो, शादी विवाह पार्टी फंक्शन रिश्तेदारी नातेदारी होली दिवाली दीपावली सारा का सारा टाइम आप पढ़ाई को दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ नौकरी आपके हाथ में होगी। आपसे जॉब कोई नहीं ले सकता। जिस दिन आप पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लग गए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए, तो वैसे ही जैसे मैंने बोला ना कि हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही लाखों की भीड़ में आपको जॉब ढूंढ लेगी। CGL 2022 13,000 वैकेंसी, मतलब क्या बताया जाए, इतना शानदार मौका आपके पास। इस मौके को गंवाना नहीं बेटा, इस मौके का अच्छे से उपयोग करो और उस नौकरी को ढूंढ के अपने पास लेके आओ। CGL 2022 के ऊपर टारगेट रखो। बहुत खतरनाक समय है आपके पास और बहुत ही ज़्यादा समय है। आइए कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का अनुपात ये है। कोई 2 अंकों की संख्या है
उसके अंकों का रेशियो दिया। हमने कहा 2 अंकों की संख्या एक AB है, इसके अंकों का अनुपात कह रहा 2:5 है। यही तो कह रहा है, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या। जब अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब जो AB है इसको क्या बना दिया जाए, BA बना दिया जाए। हमने कहा 2 अंकों की संख्या एक AB है, उसने कहा जो AB संख्या है इसका रेशियो 2:5 है। फिर कह रहा जब इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, मतलब इस संख्या के अंकों को क्या बना दिया जाए, BA बना दिया जाए। जब BA बना दिया जाए, क्या कह रहा है आगे, बदलने पर प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। तो जो संख्या मिलती है वो आरंभिक संख्या से कितना, 27 अधिक हो जाती है। मैंने कहा कि हाँ देखो, फिर कहा तो नई संख्या बताओ, यही तो कह रहा है, तो नई संख्या बताओ, नई संख्या ज्ञात करो। मेरी बात को समझना, जब उसने 2:5 कह रखा है तो हम कह दें वो संख्या 25 ही है। 2:5 उसने खुद कह रखा है बाबू, जब वो 2:5 दे रखा तो मैंने कह दिया वो संख्या 25 ही है। अगर हम इसके अंकों को पलटते हैं तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। देखिएगा 52 से जब 25 घटाओगे तो संख्या 27 अधिक भी है ना, अधिक है कि नहीं। जब 52 से 25 को घटाओगे तो संख्या 27 अधिक हो जाएगी। यही तो कहा, कह रहा 2 अंकों की संख्या का अनुपात 2:5 है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या क्या हो गई, 52। क्वेश्चन पूरा आंसर ही लिख रखा था। 2:5 का मतलब 25 और जब अंकों को पलटे तो 52। जब 52 से 25 को घटाओगे तो वो 27 अधिक भी आएगी, तो आंसर क्या बन गया, 52। कुछ करना ही नहीं था। आइए, कह रहा है ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है। हम आपको कार्य का एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं। एक होता है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और वर्क एंड टाइम का एक बेहतरीन फॉर्मूला हम कह सकते हैं। यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व होते हैं। M से यहाँ पे मैन होता है बेटा, और D से यहाँ पे डे होता है, H से यहाँ पे आवर होता है, E से यहाँ पे इफिशियंसी होती है, क्या होता है, इफिशियंसी क्षमता। W से यहाँ पे क्या होता है, कार्य, वर्क। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे प्रश्नों को लगाओ तो प्रश्न में जो जो वैल्यू दी जाएगी उसको पुट कर देना और सबको नेगलेक्ट कर देना, ठीक है। आइए, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब होता है अधिक, अच्छी क्षमता है। एक ए है और एक बी है। बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है, ये इससे 25% ज़्यादा अच्छा कार्यकुशल है। तो हमने कहा अगर ये 100 है तो ये 125 है, मतलब अगर इसका रेशियो बनाए तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, रेशियो का बना 4:5। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, मीन्स ये इनकी क्षमता का रेशियो है। ये कैसे क्षमता का मतलब क्या होता है, ये कह सकते हैं ए एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है, बी एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है। ये इनकी क्षमता का रेशियो है। अगर इफिशियंसी का रेशियो आ जाए ना तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, फिर हमें समय नहीं लगता। अब समझिएगा, अब जब इनकी क्षमता का रेशियो आ गया ना तो आंसर देखिए खटाखट आता है। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय क्या होगा या दिनों की संख्या क्या होगी। हमने कहा यहाँ पे अगर M1 दिया गया तो M1 रखिएगा, D1 दिया जाए D1 रखिएगा, समय दिया जाए समय रखिएगा, इफिशियंसी दी जाए इफिशियंसी रखिएगा, वर्क दिया जाए तो वर्क रखिएगा। सबसे पहले हम ए की इफिशियंसी लेते हैं। इधर आप ए की रखना, उधर आप बी की रखना। ये ए की इफिशियंसी है 4 और बी की इफिशियंसी है 5, बीच में लगा दो बराबर, दोनों की हमने क्षमता रख दिया। अब ए एक कार्य को 1455 दिनों में करता है, मतलब यहाँ पे डे रखना है। ए कितने दिनों में करता है, 1455 दिनों में करता है।
बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, तो हमने कहा बी लेता है D2 दिन। इसको काटो, 5 दूनी 10, 4 जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 4 1 4, 4 9 36 का 6, 80 लगेगा 3, 4 दूनी 8, 3 11। तो मतलब बी को कितना समय लगेगा? 1164 दिन का समय लगेगा। बताओ कुछ करना, बस इस वाले फार्मूले को याद रखना, M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। M1 मैन है, D1 डे है, H1 आवर है, E इफिशियंसी है, W वर्क है। हमसे कहा कि A B से 25, B जो है A से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब A की से अच्छी क्षमता, A से अच्छी एफिशिएंसी वो B की है। तो हमने कहा A 100 है तो ये कितना है? 125। इनके एफिशिएंसी का रेशियो बना लिया 4:5। E1 में A की एफिशिएंसी रख दिया 4 और E2 में B की एफिशिएंसी रख दिया 5। A एक कार्य को 1455 दिनों में करता है, तो A की एफिशिएंसी यहाँ रखे, तो A के कार्य को भी यहीं रखना, कितने दिनों में? 1455 दिनों में। B की एफिशिएंसी यहाँ रखे, तो हमने कहा B D2 दिनों में करता है, कैलकुलेट कर लिया, तो B का आंसर आ गया 1455। चलें आगे बढ़ते हैं, आइए फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन। यूपीएससी 2022 में ऐसे खतरनाक प्रश्न बहुत पूछे गए। 23 गुणे 34 गुणे 45 गुणे 56 गुणे 67 गुणे 78 बटे में 11। जब आप इससे 11 से डिवाइड करो तो क्या निकालना है? शेष निकालना है। सुनते जाइएगा भैया, आप इन पूरी संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इनको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इनको करने का कोई दूसरा तरीका अवश्य होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाए आप एक बार समझो। इतनी बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। जब कैलकुलेटर फेल हो जाएगा तो आदमी का माइंड इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे करेगा। जब हमारे पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने का कोई तरीका नहीं होता तो हमारे पास दूसरा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तो वो दूसरा रास्ता क्या है उसको समझते हैं। जब ऐसा प्रश्न आपके पास आए तो आप संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई करके मत लिखिएगा। आप संख्याओं को एक साथ मल्टीप्लाई करके मत लिखिएगा। संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करके शेष ज्ञात करिएगा। संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करके शेष ज्ञात करिएगा। कैसे? जैसे 11 दूना 22, शेष कितना बचेगा? 1। 11 तिहाई 33, शेष कितना बचेगा? 1। 11 चौको 44, शेष कितना बचेगा? 1। 11 पचे 55, शेष कितना बचेगा? 1। 11 छक्का 67, शेष कितना बचेगा? 1। 11 सते 77, शेष कितना बचेगा? 1। सारे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का किसी भी संख्या में 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो आपका शेष कितना आ गया? 1। हमने क्या किया? 11 से इसको मल्टीप्लाई किया, 11 दूना 22, शेष कितना बचा? 1। 11 तिहाई 33, शेष कितना बचा? 1। 11 चौको 44, शेष कितना बचा? 1। 11 पचे 55, शेष कितना बचेगा? 1। 11 छक्का 66, शेष कितना बचा? 1। 11 सते 77, शेष कितना बचा? 1। और 1 का आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ तो 1 ही आएगा। तो शेष कितना आ गया आपका? 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। प्रश्न आया है यूपीएससी 2022 के पेपर में, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आज जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़िए, हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, लेट पढ़ रहे हैं। आइए अगला प्रश्न लीजिए। फिर एक थोड़ा सा वैसे प्रश्न है। हमने अभी जो आपको पढ़ाया M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, यही तो हमने आपको पढ़ाया ना? ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो यहाँ पे जैसा जैसा कह रहा है हम वैसी वैसी वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। बात की जाए, A एक कार्य को 2175 दिनों में कर सकता है। B A से 25% अधिक कार्य कुशल है। B जो है वो A से क्या है? 25% अधिक कार्य कुशल है। अब B और A की कार्य कुशलता का रेशियो बनाते हैं।
बी और ए की कार्यकुशलता का रेशियो बनाते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ये 100 है, तो ये कितना है 125 है। अगर रेशियो की बात की जाए 25 चौको 100, 25 पंचे 125, रेशियो बन जाएगा 4:5 बन गया। उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय ज्ञात करना, बी के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना उसी कार्य को करने के लिए। चलिए ए की कैपेसिटी कितनी है 4, ये कार्य को कितने दिनों में करता है 2175 दिनों में करता है। बी की कैपेसिटी कितनी है 5, और बताना है बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, हमने कहा D2 दिनों में करेगा। चलिए काटिए, 5 चौको 20, 1 हासिल जाएगा, 5 3 15, 2 हासिल जाएगा, 50 25, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 3 12, 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 4 चौको 16 1 17, तो बी को कितना समय लगेगा 1740 दिन का समय लगेगा। ये देखिए आंसर आ गया। बताइए अभी कोई डाउट? हमने एक प्रश्न इसीलिए एक क्वेश्चन के बाद दोबारा फिर से इस प्रश्न को डाला जिससे ऐसे टाइप का प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए, इस टाइप के प्रश्न में आपसे गलती ना होने पाए। इफिशियंसी का रेशियो बनाओ, जो कहे उसकी वैल्यू दो, आंसर दे दो तुरंत। चले आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न, बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब। बताओ जल्दी से, एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सबको समझ में आ रहा है। भैया कोई परेशानी तो नहीं है? अब हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। हम आपके परेशानियों को समझ रहे हैं और आपके पेपर से भी करीब हैं। हम आपके पेपर की जो प्रॉब्लम है उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और 1-2 DI की क्लासेस और दे देंगे। बस उसके बाद DI पर्याप्त है, जितना ऑनलाइन में पढ़ाया गया अगर आपने उतना पढ़ लिया ना तो यूपी पेट के लिए पर्याप्त है। इससे बड़े लेवल पे यूपी पेट नहीं जा सकता, ये हमारा दावा है। आप और जो ये 10 का डोज मैं रोज़ सुबह चला रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो। अगर आपकी इच्छा है कि आप नौकरी पा जाओ तो 10 का डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे टाइप के प्रश्न आते हैं, प्रत्येक टाइप का प्रश्न अगर हमें रोज़ पढ़ने को मिलेगा तो वो मेथड हमें तैयार हो जाएगा, उस टाइप को प्रश्न लगाने का तरीके हमें तैयार हो जाएंगे। तो 10 का डोज सच में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा ही होगा। जैसे आप होम्योपैथिक दवा नहीं होती, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, एक दिन अचानक से वो बीमारी दूर हो जाती है। सेम वैसे ही 10 का डोज है। 10 का डोज मतलब होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन कारगर है, मतलब जो भी जाएगा जड़ से जाएगा। वैसे ही मैथ आएगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आएगी। कह रहा है एक घड़ी विक्रेता प्रत्येक घड़ी की बिक्री इतने रुपए के मूल्य पर करता है, हालांकि वह क्रमशः इतने इतने % की 2 क्रमिक छूट देने के लिए बाध्य है। अंकित मूल्य क्या है? तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, SP = MP 100 - D1/100। ये पहली छूट हो जाएगी। 100 - D2/100। इसमें जितनी भी छूट दे आप इस फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हो, डैश 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 डैश। SP कितना दिया गया है? SP कितना दिया गया आपको? 17, 56, 16। MP हमें निकालना है, गुणे पहली छूट कितने 20%, तो 100 से 20 घटा दो, 80/100। दूसरी छूट कितनी 30%, 100 से 30 घटा दो, 70/100। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। बस 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इनके काट दिया। आइए इसको काटते हैं। 8 × 9 8, यहाँ पे आइएगा, 8 दूनी 16, 1 हासिल जाएगा, होगा 15। 8 × 9 8, कितना बचेगा 7, तो जाएगा 76 हो जाएगा। 8 9 72, 4 बचेगा 41 हो जाएगा। 8 5 40, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, कट गया। चलिए 7 से काटते हैं फिर। 7 × 9 7, इसको काटते हैं। 7 3 21, कट गया। फिर 7 21 कट गया। 7 × 9 7, कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा ये 25। फिर 7 3 21, कितना बचेगा 4, 7 6 42, और इस 100 का गुणा इसमें करोगे तो 31 36 00 = MP। देखिए आ गया मार्केट प्राइस। आसानी से, कितनी आसानी से आ गया आंसर। UPSI 2022 के पेपर में आया है। कैलकुलेशन थोड़ा सा, मैंने बोला ना UPSI के पेपर में जो डिजिट दी गई थी वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दी गई थी,
थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लेवल पे थी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब लगा ही रहता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देना, एक अभी एक थोड़ी सी ये कह सकते हैं, प्रेम के बारे में एक बच्चे ने बताया है कि प्रेम कितना भयावह है। मतलब प्रेम भी भयावह हो सकता है। इस चीज़ के लिए मैं भी सोचता हूँ कि क्या प्रेम भी इतना खतरनाक होता है क्या? किसी से प्रेम करना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है हमारे लिए? अभी आपने देखा कि एक प्रेम के चक्कर में एक शहर में 2 पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। ऐसा प्रेम, गोलियां चल जाएं, बिल्कुल चल जाएंगी। प्रेम में कुछ भी हो सकता है। तो एक बच्चे ने इसका कितना अच्छा उल्लेख किया है, प्रेम कितना भयावह है। प्रेम कितना भयावह है ये उस लड़के से पूछिए। प्रेम, प्यार कितना भयावह है ये उस लड़के से पूछिए जिसकी पढ़ाई भी छूट गई और प्रेम का भी छूट गई। जिसकी पढ़ाई भी छूट गई और प्रेम का भी छूट गई। भाई अब उसने प्यार किया, उसे क्या पता था कि एक समय ऐसा आएगा। देखिए जब आपकी पढ़ने की उम्र होती है तो आप प्रेम के पीछे लग जाते हो, फिर एक समय आता है पढ़ाई तो आज आप छोड़ ही चुके हो प्रेम के पीछे पीछे, और कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति बनती है कि प्रेम भी आपसे दूर चला जाता है और पढ़ाई तो आपसे दूर बहुत पहले ही जा चुकी है। तो इस प्रेम आप तभी करें, हम तो यही कहेंगे कि आप अपना जो ये कीमती समय है इसको पहले आप पढ़ाई को ही दें। सबसे पहले नंबर पे आपकी पढ़ाई ही होनी चाहिए। आप हमेशा पढ़ाई को दूसरे नंबर पर रखते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पहले नंबर पे किसी को भी रखो, सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई को दो। दूसरे नंबर पे आप किसी को इम्पोर्टेंस दो, थोड़ा सा समय आप दूसरे को दे सकते हो, क्योंकि शायद कोई आपके लिए जी रहा है और आप उसके लिए जी रहे हो। अगर एक दूसरे के बीच इतना प्रेम है तो समय तो देना बनता है। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम इतना भयावह होता है कि कभी कभी किसी बच्चे की पढ़ाई भी छूट जाती है और एक समय आता है कि उसकी प्रेम का भी छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति मत बनाओ, पढ़ाई को कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ये पढ़ाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली है। ये हमेशा आपके साथ रहने वाली है। आप जितना भी पढ़ लोगे ये कभी आपके माइंड से नहीं जाने वाली है। इसलिए अगर आप किसी को भी इम्पोर्टेंस देने से पहले आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो, मैं हमेशा यही कहूँगा। दूसरा, एक बार आपको धोखा दे सकता है, दूसरा आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ये पढ़ाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये कभी आपको धोखा नहीं देगी, ये कभी आपका समय बर्बाद नहीं करेगी, ये कभी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। हमेशा पढ़ाई आपको सही दिशा ही दिखाएगी, और एक सफलता की राह अगर मिलती है तो वो सिर्फ पढ़ाई से मिलती है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई से दूर जाने वाले बच्चे थोड़ा सा मेरी बात को ज़्यादा ध्यान देंगे। जो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई छोड़ दें और हम कहीं काम कर लें, तो बेटा अभी आप काम कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आप पढ़े नहीं हुए ना तो वो जो 5,000 की जॉब है ना वो आपके लिए सबसे बेकार होगी। ये मेरा मानना है। वो 5,000 की जॉब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। अभी आप पढ़ाई से भाग रहे हो, आज आप भाग लोगे, लेकिन कल आप इसी पढ़ाई के पास फिर आओगे जब आपका वक्त निकल चुका होगा। अभी आपके पास पढ़ने का वक्त है, आपके घर वाले आपके साथ हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, कोई सुविधा में कमी नहीं है, तो आप पढ़ाई करो। हम लोग फ्री पढ़ाई रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं ऑनलाइन के जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप फ्री पढ़ो, पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ फ्री में मिलता है आजकल। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ऑनलाइन में इतना कंटेंट हो गया है, टीचर्स ने इतना पढ़ा डाला है कि अगर आप सब पढ़ डालो ना तो आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट बाकी नहीं होगा जिसका पर्याप्त मात्रा में कंटेंट ना हो। सारे सब्जेक्ट का कंटेंट है ऑनलाइन में। चलिए,
कह रहा है एक यात्रा को 33 घंटों में पूरा करती है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे आधे भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। हमने एक यात्रा तय की, ये टोटल यात्रा थी। इसको दो भागों में, आधे आधे भागों में बांट दिया गया यात्रा को। पहली आधी डिस्टेंस हम कवर करते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगली आधी डिस्टेंस हम कवर करते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये जब टोटल यात्रा हम कवर कर लेते हैं तो हमें जो समय लगता है वो कितने घंटे का लगता है? 33 घंटों का समय लगता है। अब आप समझिएगा, जैसे आप 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो आप आधी डिस्टेंस किसी और चाल से तय करते हो और आधी डिस्टेंस किसी और चाल से तय करते हो। मतलब दोनों बार चली गई दूरी क्या है? समान है। दोनों बार चली गई दूरी क्या है? समान है। जब चली गई दूरी समान है और समय 33 घंटे का दे रहा है तो हमें कुल डिस्टेंस निकालनी कितनी होगी? हम एक अपना आसान सा मेथड बताते हैं कि जैसे ऑप्शन से करना हो ऐसे प्रश्नों को तो हम लोग कैसे करेंगे। बात को समझते चलिएगा। सबसे पहले हम ऑप्शंस वाला मेथड बताते हैं, फिर अगला मेथड आपको बताएंगे कि दूसरा मेथड क्या होगा। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन मेथड देखते हैं। अगर ऑप्शन मेथड की बात की जाए तो हमने कहा अगर हम पहली यात्रा 980 किलोमीटर की करते हैं, 980 किलोमीटर की, तो आधी आधी यात्रा करेंगे। मतलब 2 चौको 8, 490 इधर करेंगे, 490 इधर करेंगे ना। अब जो समय है वो 33 घंटों का है। मतलब जो है समय ये पॉइंट में तो है नहीं। अब समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो जब 490 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं बन सकता। मतलब जब भी आप दूरी को दो भागों में डिवाइड करो और समय निकालना है आपको, समय कितना लगेगा? 33 घंटे का समय लगेगा। हम ऑप्शन से करने का मेथड बता रहे हैं बस। पहली वाली चाल आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आप 490 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करोगे तो समय निकालना होगा दूरी बटे चाल लगा के। दूरी 490 बटे में चाल 30 रखोगे तो पॉइंट में कटेगा तो आंसर नहीं बनेगा। आंसर वही बनेगा जहाँ पे पॉइंट में नहीं कटेगा। जैसे हमने 1080 उठा लिया, 1080 को दो भागों में तोड़ो, 540। अब समझिएगा, अगर पहली डिस्टेंस 540 है और समय निकालना है तो 540 बटे 30, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा? 3 × 9 3, 3 × 8 24, 18 घंटे का समय लगेगा। इस दूरी को तय करने में 18 घंटे का समय लगा। फिर 540 हमने तय किया कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 9 चौको 36, 9 छाक 54, 4 × 9 4, 15 चौको 60। कितना समय लगा? 15 घंटे का। यहाँ पे 15 घंटे का समय लगा। अगर टोटल समय की बात की जाए, देखिए 33 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 33 घंटे का समय लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 1080 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ये ऑप्शन से करने का मेथड है। बहुत ही आसान मेथड हमने बताया। सिर्फ आपको वैल्यू को दो भागों में तोड़ देना है, क्योंकि वो आंसर में तो आपको किलोमीटर में दे ही रखा है कि कितनी दूरी तय करता है। उसको दो भागों में तोड़ो और जब आप उसकी स्पीड से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में नहीं कटेगा, क्योंकि आपका समय 33 घंटे में है। ठीक है। और दूसरा एक फार्मूला होता है D बराबर S1 T1 प्लस S2 T2। आप यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब इस प्रश्न को आप लगाना। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता दूँ? बिल्कुल बता दे रहा हूँ, समझिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये भी है। इसको लगाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटिव वाला। देखिए, जब नंबर का एवरेज में गुणा किया जाता है तो हमें टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। आप समझिएगा, यदि कक्षा 70, 75, 80 छात्रों की 3 कक्षाओं, मतलब 3 कक्षा, एक कक्षा में 70 विद्यार्थी, एक कक्षा में 75 विद्यार्थी, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी,
औसत अंक क्रमशः 70, 75, 80 हैं। मतलब इसके औसत अंक 70 हैं, इसके औसत अंक 75 हैं, इसके औसत अंक 80 हैं। मतलब अगर बात करें यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं तो 4900 हैं, यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं तो 5625 अंक हैं, यहाँ पे 6400 हैं। अगर इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। सभी संख्याओं का योग करोगे तो 5, 2, 9, 6, 4, 10, 9, 19 का 9 हाथी लगेगा 1, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 6, 16 सबका योग आ गया। सभी संख्या, यही तो संख्या है। 70, 70, 140, 70, 210, 210, 220, 225। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। डिवाइड करो, बताओ इसका एवरेज कितना आएगा। जल्दी से डिवाइड करके कमेंट करिए, बताइए इसका एवरेज कितना आएगा भैया। खटाक से कमेंट करके बताओ, सभी लोग फटाफट कमेंट करो डिवाइड करके जल्दी से। मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। बताइए जल्दी से, लगभग में जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस डिवाइड करने वाला थोड़ा सा समय ले जाएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप उत्तर दे दीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे डिजिटल सम लगा लें शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। डिजिटल सम से भी आ जाएगा। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। आइए, ये भी प्रश्न एक बेहतरीन है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझना भैया। ये प्रश्न समझाता हूँ। कह रहा m जो है n की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। m जो है वो n की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब 3:1 का रेशियो है। मतलब m जो है एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है और n जो है एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है। मतलब जो ज़्यादा खर्च करता है वो ज़्यादा अच्छा है, जो कम खर्च करता है वो कम अच्छा है ना। अब समझिएगा, यही तो कहा m n की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। हमने आपको एक फार्मूला अभी अभी पढ़ाया कुछ देर पहले, m1 d1 h1 e1 अपॉन w1। आज की क्लास में देखिए ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। m2 d2 h2 अपॉन e22 अपॉन w2 पढ़ाया ना। चलिए अब आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा और इसी कार्य को कार्य कुशल और इसीलिए किसी कार्य को n से 262 कम दिनों में कर लेता है। भाई जो अच्छा काम करेगा वो काम को जल्दी करेगा और जो खराब काम करेगा वो काम को खराब तरीके से करेगा। अब समझिएगा, हमने m और n के कार्य को बनाया। हमने कहा कि ये जो है n जो है कार्य को x दिन में करता है और ये x माइनस 262 दिनों में करता है। क्यों? यही तो कहा। और इसीलिए किसी कार्य को n से 262 दिनों कम में कर लेता है। मतलब ये अच्छा कार्य कुशल है, ये एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है तो ये रुपयों को जल्दी खर्च कर लेगा। ये एक दिन में 1 ही रुपए खर्च करता तो इसको रुपए खर्च करने में समय लगेगा। यही कहा इसीलिए किसी कार्य को n से 262 कम दिनों में कर लेता है। तो ये अगर x दिनों में करता है तो ये x माइनस 262 दिनों में करता है। ये इनके दिनों का रेशियो बन गया। हम ये कह सकते हैं ये इनके दिनों का रेशियो बना d1 और d2। मतलब इसको कह दो कि ये वाला d2 है और ये वाला d1 है। बन गया। आओ आंसर आ गया। अब देखो आंसर कितनी आसानी से आएगा। m की कैपेसिटी, इधर वाला m की कैपेसिटी तो 3 गुणे m वाला कौन है x माइनस 262, ये 262 दिनों में करता है, ये d है। n वाले की कैपेसिटी a, तो ये कितने दिनों में करता है x दिनों में। ठीक, 3 से गुणा करोगे ये 3x बनेगा, 3x बनेगा, ये 1x बनेगा, ये उधर चला जाएगा तो x माइनस 3x। ये 3 का गुणा करो माइनस का 262 गुणे 3 हो गया। यही दो कैलकुलेशन करने का कितना आसान मैथ है। जब इसको घटाओगे तो ये माइनस का 2x आएगा बराबर में माइनस का 262 गुणे 3। ये माइनस से माइनस कटेगा
ये 2 से कटेगा, 2 1 नम 2, 2 3 6, 2 1 नम 2, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 1 नम 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 396। तो कह रहा था n इस पूरे कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा, n कार्य को कितने दिनों में करता है, x दिनों में, x की वैल्यू कितनी आई 396, तो 393, ये 2 1 नम 2 कटेगा, 393, x की वैल्यू आई 393, मतलब n जो है कार्य को 393 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। यहाँ से ही आज को क्लास को स्टॉप देते हैं। आज मैं थक गया हूँ, बहुत दिनों के बाद पढ़ाने आया हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा थक गया हूँ। आगे कल की क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा कम खतरनाक प्रश्न थे, मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, आसान प्रश्न थे, लग ही नहीं रहा था कि आज 10 का डोज चल रहा है। फिर भी कोई नहीं, आप लोग पढ़ लो, थोड़ा सा अच्छे प्रश्न आई हैं, 1 2 तो अच्छे आई हैं। उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, कल से और बेहतरीन प्रश्नों के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।